नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग के साथ। आज मध्य प्रदेश के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। मोहन यादव सुबह 11:30 बजे शपथ लेंगे। आज मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। तो मध्य प्रदेश के नए सीएम होंगे मोहन यादव। सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई अन्य दिग्गज इस दौरान मौजूद रहेंगे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यह कार्यक्रम का आयोजन होना है, जहां सीएम पद की शपथ लेंगे मोहन यादव। तो अब मोहन यादव का जो है शपथ ग्रहण समारोह है, और अब समझते हैं कि मोहन यादव कौन है। इसको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं और कांग्रेस उम्मीदवार चेतन राम नारायण को जो है इन्होंने हराया है। 12,941 वोटों से मात दी है। तीसरी बार उज्जैन दक्षिण से विधायक बने हैं। छात्र राजनीति से जो है इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 1984 में एबीवीपी से भी राजनीति में इन्होंने एंट्री की थी। आरएसएस के सदस्य रह चुके हैं। हिंदुवादी नेता की छवि रखते हैं। साथ ही एमपी में आज इनका ताजपोशी होना है। विक्रम यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। बीएससी, एलएलबी, पॉलिटिकल साइंस में एमए, एमबीए और इस तरह की जो इनके पास डिग्रियां हैं। साल 2004 से 2010 तक विधायक रहे हैं। 2011 से 2013 तक एमपी राज्य पर्यटन विकास में जो है ये पद संभाल चुके हैं। साथ ही साल 2013 में पहली बार विधायक बने। साल 2019 के दूसरी बार विधायक बने। शिवराज सरकार में ये उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। तो मोहन यादव का राजनीतिक करियर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार चेतन प्रेम नारायण यादव को इन्होंने हराया है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है। भजनलाल शर्मा के हाथों में अब राज्य की सत्ता की कमान होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा के नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई। वे सांगानेर विधानसभा सीट से विधायक है। इनके नाम का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रखा। इसके साथ ही पार्टी ने तय किया है कि राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। इसके लिए प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी के नाम पर मुहर लगी है। स्पीकर के लिए वहीं वासुदेव देवनानी का नाम फाइनल किया गया है। तो जानते हैं कौन है भजनलाल शर्मा। तो ये ब्राह्मण चेहरा हैं और ब्राह्मण समाज से आते हैं। भरतपुर के रहने वाले हैं भजनलाल शर्मा, और ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। नए सीएम होंगे। पहली बार विधानसभा चुनाव इन्होंने जीता है। इसके बाद अब सीएम बनने वाले हैं। जयपुर की सांगानेर सीट से जो है इन्होंने जीत हासिल की है। पार्टी ने मौजूदा एमएलए का टिकट काटकर जो है भजनलाल शर्मा को जिताया है, और अब प्रदेश के महामंत्री के तौर पर भी इन्होंने काम किया था। इसके बाद बात करें तो आरएसएस, एबीवीपी से लंबे समय तक ये जुड़े रहे हैं, और भजनलाल शर्मा जो है अब राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद डिप्टी सीएम की बात करें तो दिया कुमारी जो है डिप्टी सीएम होंगी राजस्थान की, और प्रेमचंद बैरवा भी यहाँ के डिप्टी सीएम होंगे। तो डिप्टी सीएम के लिए ये 2 नाम सामने आए हैं, और वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के नए स्पीकर होंगे। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी, और मैं मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी बैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है
ऐसे बासदेव जी, देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। 3 बार के रहे महामंत्री, पूरा राजस्थान का दौरा किया हुआ अनुभवी व्यक्ति, सांगानेर जैसी सीट से जीत के आए। भरतपुर को लोहागढ़ कहते हैं, लोहागढ़ का व्यक्ति लोह पुरुष बन के राजस्थान को आगे बढ़ाएगा। हम उनके अगुवाई में पूरे प्रदेश में काम कर। ग्रुप के समर्थक कह रहे हैं कि हम डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि जो भजनलाल शर्मा उन्हें मैच्योर होने में टाइम लगेगा अभी। नहीं, देखो वसुंधरा जी ने प्रस्ताव रखा है। अब उनकी बात को जो उनका कोई समर्थक काट रहा है तो गलत बात है। प्रस्ताव वसुंधरा जी ने रखा और मैंने समर्थन किया, मेरे जैसे 3 लोगों ने और समर्थन कर दिया। के लिए काम करते हैं और अभी वो विधायक बने हैं। पार्टी ने उनके नाम को मुख्यमंत्री के रूप में और विधायक दल के नेता के रूप में नामित किया है। तो निश्चित रूप से कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। वो लंबे समय से संगठन का और पार्टी का काम कर रहे हैं। कई बार तो महीनों तक पार्टी के काम को लेकर अपने घर पर नहीं जा पाते थे। बहुत लंबे समय से वो प्रवास और पार्टी के व्याप को लेकर पूरा अपना एक तरह से विस्तारक के रूप में वो पार्टी का काम किया है। बहुत शानदार फैसला, बहुत जमीनी कार्यकर्ता को मौका मिले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जो व्यक्ति जिसने गरीबी को अपने जीवन में अपने पास से देखा है, आम आदमी की जिंदगी जिया है और आम आदमी की दुख तकलीफों को जो समझता है, उसको मौका मिलना बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा, कानून व्यवस्था वापस बहाल होगी, पूरी उम्मीद है। संतुलन बहुत अच्छा है और सभी के सहयोग से, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया जी हैं, बैरवा जी हैं और हमारे स्पीकर हैं देवनानी जी हैं, सबके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। बाहर के सपोर्टर कह रहे थे कि वसुंधरा राजे सपोर्टर कह रहे थे कि जो वो नाराज है वो लोग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग नई बातें मत बनाओ यार, कोई बात ही नहीं। आप लोग खुद बना देते हो और खुद ही अपने तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ाते हो, गलत है। वहीं भजनलाल शर्मा के सीएम बनने की खुशी में उनके माता पिता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बहुत बढ़िया, भगवान की मर्जी है भैया। राज बाबा की बंसी बारे की, बालाजी महाराज की भाई की मर्जी। मतलब कभी आपने सोचा था क्या कभी ऐसा हो जाए? नहीं सोचा, छोटा तो बच्चा देखो। हाँ, छोटे काश्तकार को भगवान की मर्जी से, काश्तकार को हमें नहीं, ये सब नहीं। आज सबने देखा है वो भगवान की मर्जी, बालाजी महाराज की बंसी बारे की मर्जी। क्या नाम है भाई आपका? नहीं, कभी आपने सोचा था क्या कभी ऐसा? प्रदेश की जनता को कुछ कहना चाहोगे? जनता को, प्रदेश की जनता बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में मोहन यादव की ताजपोशी के साथ ही बीजेपी के सरप्राइजिंग फैक्टर ने यूपी बिहार के राजनीतिक समीकरणों में भी सेंधमारी की शुरुआत कर दी है, जिसके बाद आने वाले 2024 के चुनाव में सपा सुप्रीमो अखिलेश और बिहार में तेजस्वी यादव के लिए राह मुश्किल होना तय माना जा रहा है। बीजेपी की माइक्रो इंजीनियरिंग का लक्ष्य तय है। देश के 44% ओबीसी वर्ग में एमपी से सटे यूपी बिहार में यादव वर्ग की मजबूत भागीदारी पर पार्टी का निशाना है। देखना यह है कि बीजेपी की रणनीति और दांवपेच का अखिलेश और तेजस्वी पर तेजस्वी क्या इसका काट निकालते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। फैसला मध्य प्रदेश का, मगर क्यों परेशान अखिलेश? बीजेपी के एक तीर से कई निशाने। अखिलेश खेमे में हड़कंप। यूपी में अखिलेश तो बिहार में तेजस्वी की बढ़ेंगी मुश्किलें। मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी ने साधे कई निशाने। बीजेपी आला कमान ने फैसला एमपी का लिया, मगर सियासी हलचल यूपी में महसूस हो रही है। क्या वाकई में मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री घोषित करके एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं? मोदी और शाह की इस रणनीति का मकसद बिल्कुल साफ है। एमपी के साथ साथ बिहार और यूपी के यादव वोटरों को साधने के लिए मोहन यादव को सूबे की कमान सौंपने का फैसला हुआ और अब यही फैसला
अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के लिए दिलों की धड़कनें बढ़ाने का काम कर रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के माइक्रो मैनेजमेंट में जुटी बीजेपी ने एक बार फिर अपनी रणनीति से सभी पॉलिटिकल पंडितों के गणित को धाराशाही कर दिया है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री घोषित कर बीजेपी ने एक तरफ जहां यादव वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करने की रणनीति बनाई है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने विस्तार का जो ख्वाब देख रही है, वो भी इसके जरिए धाराशाही होता हुआ नजर आ रहा है। 2024 पर है बीजेपी का फोकस। दरअसल बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। उत्तर भारत के कई राज्यों में जातिगत वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली प्रचंड जीत को बीजेपी का आलाकमान लोकसभा चुनाव में भी दोहराना चाहता है। इसीलिए पार्टी ने पहले छत्तीसगढ़ के सीएम के नाम को लेकर चौंकाया और फिर मध्य प्रदेश की कमान यादव समाज से आने वाले मोहन यादव को देने का फैसला किया। यादव वोट बैंक की ताकत और अखिलेश की परेशानी की वजह समझिए कि आखिरकार अब तक यादव वोटर के सहारे अखिलेश की सियासत की साइकिल यूपी में दौड़ती रही, मगर क्या इस एक फैसले से साइकिल पंचर भी हो सकती है? दरअसल कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी और बिहार से होकर ही गुजरता है। यूपी बिहार के पास है केंद्र की सत्ता की चाबी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 और बिहार में 40 सीटें हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें होने की वजह से केंद्र की सरकार बनाने में प्रदेश की बड़ी भूमिका होती है। यहाँ ओबीसी वर्ग की जनसंख्या 54% है। 10% यादव समाज से ताल्लुक रखते हैं। वहीं बिहार में 14% लोग यादव समाज से आते हैं। यहाँ ओबीसी आबादी 63% है। यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी का यादव समाज से जुड़ाव है, तो बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद की सरकार बनती रही है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा और बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में यादव वोटर को साधने के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में यादव चेहरे को सीएम बनाया है। भाजपा संगठन ने ये संदेश दिया है कि पार्टी ओबीसी वर्ग में भी सभी समाज के लोगों को आगे लाना चाहती है। यानी बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर एक साथ कई निशाने साधे हैं। एमपी से सटे यूपी और बिहार में यादव वोटर काफी अहम भूमिका में हैं। यूपी में अखिलेश यादव की सपा सबसे बड़ा विपक्षी चेहरा है, तो वहीं बिहार में लालू यादव की पार्टी सत्ता में है। बीजेपी ने मोहन यादव को सीएम बनाकर यादव बहुल उत्तर प्रदेश और बिहार को भी साधा है। यहाँ यादव समाज से लोगों की बड़ी आबादी है। ऐसे में अखिलेश की टेंशन वाजिब है, क्योंकि कल तक MY फैक्टर के सहारे सियासत की गाड़ी चलाने वाले अखिलेश के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जल्द मिलने पर बयान दिया है, जिसके बाद एक बार उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर राजनीति फिर से शुरू हो गई है। राज्य सरकार जल्द इस कानून को धरातल पर लाने का विश्वास दिखा रही है। वहीं कांग्रेस इसे धामी सरकार की बयानबाजी बता रही है। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन इसके पहले जो है आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चाओं ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने इस बयान से ये संकेत दे दिया है कि उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या अगर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी लागू होता है, तो इसका सीधा फायदा उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों पर भी बीजेपी की फतह सुनिश्चित कर लेगा, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर यूसीसी पर बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चुनाव के बाद समान नागरिक संहिता पर राज्य सरकार ने काम शुरू कर दिया था और इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। जैसे ही समिति ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यूसीसी का काम इस विधानसभा चुनाव के उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के संपन्न होते ही
हमने उस पर काम करना शुरू किया था, क्योंकि ये हमारा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमारा संकल्प था कि हम यूसीसी को लाएंगे, और उसके लिए कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपना काम कर लिया है। जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा, और ड्राफ्ट मिलते ही जो आगे की प्रक्रिया हम उसको पूरा करेंगे। सीएम धामी के इस बयान के बाद राजनीति एक बार फिर तूल पकड़ने लगी है। कांग्रेस राज्य सरकार को यूसीसी कानून विलंब होने के कारण घेरते हुए नजर आ रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को निराधार बता रही है, यानी यूसीसी पर सियासी युद्ध जारी है। देखिए, यूसीसी को लेकर के धामी सरकार लगातार बयानबाजी कर रही है, और बयानबाजी से आगे तो बढ़ ही नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी पहले भी कह चुकी है कि संविधान की भावना के अनुसार लोकसभा में ये बिल आना चाहिए, क्योंकि राज्य में इस बिल के लाने का औचित्य क्या है? आप बताइए ना, उत्तराखंड की बाउंड्री के बाहर ये बिल कहाँ प्रभावी होगा? और यहाँ भी आप केवल बयानबाजी कर रहे हैं। पहले जो है यूसीसी कमेटी की चेयरमैन कहती है कि हमने बिल सरकार को सौंप दिया, उसके बाद जो है आप समय बढ़वाते हैं, और समय बढ़ाने के बाद भी सरकार कई बार कह चुकी कि जो है हम बिल ला रहे हैं, तो वो बिल है कहाँ? उसका मसौदा क्या है? उसका ड्राफ्ट कहाँ है? ये तो पब्लिक को पता लगना चाहिए ना। देखिए, कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि कोई आधार वाली बातें करती है। लगातार निराधार बात करने के लिए अगर फेमस किसी को माना जाए तो वो कांग्रेस को माना जाएगा, क्योंकि सिर्फ हवाई बातें वो करती चली आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस सिद्धांत पर चलती है कि किया है और करती रहेगी सिर्फ भाजपा। और उसी पर यूसीसी के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बोला है, जिस प्रकार से उन्होंने महिलाओं के 36 आरक्षण के बिल को बोला और उसको पारित करा, उसी प्रकार से यूसीसी को भी बोला, और वो निश्चित तौर पे पारित होगा, जल्द ही पारित होगा। अभी चुनाव चल रहे थे, फिर उसके बाद अभी इन्वेस्टर्स मीट हुई है, इन सब चीज़ों में फिर सिलकियारा का कांड हुआ है, तो इन सब चीज़ों में लगातार बिजी रहते चले आए। ड्राफ्ट तैयार है, अभी वहाँ राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। जैसे ही निकल कर बात आती है तो इस पर भी हम खरे ही उतरेंगे। अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों और केंद्र के भरोसे से क्या उत्तराखंड में यूसीसी की नैया पार हो जाएगी, या यूसीसी इन्हीं बयानबाजी और ड्राफ्ट के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा? ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले प्रदेश की जनता भी सरकार की तरफ आंखें खोलकर विधानसभा चुनावों में बीजेपी सरकार के किए वादे यानी यूसीसी कानून लागू होने का इंतजार कर रही है। अब देखना होगा क्या राज्य सरकार अपने वादों पर खड़ी उतरेगी। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से तुषार गुप्ता की रिपोर्ट। और बढ़ते हैं आगे। फतेहपुर में पीडब्ल्यूडी के द्वारा निर्माण कार्यों में हो रही धांधली की पोल खुल गई है, जिसको लेकर पूर्व कारागार राज्य मंत्री और वर्तमान बिंदकी विधायक ने जांची गुणवत्ता धारी खुर्द चौड़गरा शिवराजपुर संपर्क मार्ग का निरीक्षण किया और जिम्मेदारों को इसके लिए फटकार भी लगाई। साथ ही गुणवत्तापूर्ण रोड बनाने एवं खामियां दूर करने के निर्देश भी दिए। पूरा मामला जिले के मलवा विकास खंड का बताया जा रहा है। तो पीडब्ल्यूडी की धांधली का ये नज़ारा जो है सामने आया है, जहां निर्माण कार्यों में लगातार धांधली की जा रही है, जिसका विधायक ने निरीक्षण किया और जो भी इसमें जिम्मेदार लोग हैं उनको फटकार भी लगाई। साथ ही कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो फतेहपुर से आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं, जहां पीडब्ल्यूडी की धांधली का जो है खुलासा हुआ है। वहीं मऊ विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधायक अब्बास अंसारी की तरफ से हेट स्पीच और अधिकारियों को देख लेने की धमकी देने मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। वहीं अब 3 जनवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी। बता दें कि धमकाने के साथ ही अब्बास पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया है। तो अब्बास अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई और आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सुनवाई होनी है। 3 जनवरी को अब अगली सुनवाई की तारीख तय की गई। हेट स्पीच धमकी देने का मामला बताया जा रहा है। तीन जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। अब्बास अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई थी। मऊ से आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं। हेट स्पीच और धमकी देने का मामला बताया जा रहा है।
आचार संहिता उल्लंघन मामले में जो है मामले की सुनवाई हुई और अब इसके लिए जो अगली तारीख तय की गई है वो 3 जनवरी है। तो आचार संहिता और मामले में जो सुनवाई हुई है 3 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की गई। अब्बास अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई। मऊ से आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं। अब अगली तारीख 3 जनवरी तय की गई है सुनवाई की। हेट स्पीच और धमकी देने का मामला बताया गया है जिसको लेकर अब्बास अंसारी की पेशी हुई थी। वहीं अब अगली तारीख 3 जनवरी तय की गई है जब इस मामले की सुनवाई होगी। और उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए अधिकारियों ने काफी मेहनत की। मंगलवार को प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में इन्वेस्टर समिट में विशेष योगदान देने वाले मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और हरिद्वार विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने MDDA के VC बंशीधर तिवारी और उनकी टीम को सम्मानित किया। इसके साथ ही हरिद्वार विकास प्राधिकरण के VC और उनकी टीम को भी सम्मानित किया। इस दौरान शहरी विकास मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को जो लक्ष्य दिया गया था उन्होंने बखूबी उसे निभाया। देहरादून को बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया था जिसके लिए विभाग के सभी अधिकारियों ने दिन रात काम किया है। देखिए, आप जानते हैं जिस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में अभी तक मैं कह सकता हूँ बहुत सफल ये रही है। और इनकी सफलता के पीछे बहुत से लोगों का काम है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे आप जैसे मीडिया के साथी हैं और अन्य तमाम लोगों का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। आप जानते हैं कि जहां हमारे सामने चुनौती थी कि कम समय में हमें सब कुछ करना था और एक जहां ज़्यादा हमारी जो 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की हम बात करते थे उसको हमने अचीव किया, उससे को पार किया। ऐसी साज सज्जा और जो भी आप जानते हैं कि जब हमारे यहाँ कोई भी लोग अतिथि के रूप में आते थे उनका सत्कार करते हैं। देखिए, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि 2 तरह के जो लक्ष्य दिए गए थे, एक तो इन्वेस्टर समिट के जो इन्वेस्टमेंट आने थे उसको भी हम लोगों ने अपने लक्ष्य को पूरा किया है और जो सौंदर्यीकरण का काम दिया गया था वो भी सभी लोगों ने दिन रात लग करके और जो उसको धरातल पर उतारा है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।